मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की जानिब से कुछ अहम डेटा शेयर किया गया और उसमें जो पहला नुक्ता जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो इस वक्त स्क्रीन पर चल रहा है कि पिछले 3 वर्षों में पाकिस्तान ने जो तिजारत की है मुख्तलिफ ममालिक के साथ, चाहे एशिया में, चाहे यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में, फार ईस्ट एशिया में, ये तकरीबन 84 ममालिक हैं और पाकिस्तान का जो तिजारती खसारा रहा है वो इन 84 ममालिक के साथ रहा है, जिसमें चाइना है तकरीबन $9 मिलियन का तिजारती खसारा हुआ, यानी हमने वहां से ज्यादा इंपोर्ट्स की हैं, हमने उनको कम एक्सपोर्ट्स की हैं। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया, कुवैत, जापान, सिंगापुर, इसके अलावा दूसरे तमाम ममालिक शामिल है जिनका डेटा इस वक्त हम स्क्रीन पर चला रहे हैं। तो कहने का नुक्ता यह है कि 84 ममालिक के साथ हमने उनसे ज़्यादा इंपोर्ट्स की हैं और उन्हें कम एक्सपोर्ट्स की हैं। और ओवरऑल अगर आप देखें तो 3 वर्षों में जो हमारा तिजारती खसारा रहा है मियाँ साहब के इस दौरे हुकूमत में, तो पहले साल $24 अरब का तिजारती खसारा रहा, दूसरे साल $22 अरब का तिजारती खसारा रहा और $30 अरब का तिजारती खसारा रहा। तो पहले 3 वर्षों में हमने $66 अरब की ज्यादा इंपोर्ट्स की हैं और कम हमने एक्सपोर्ट्स की हैं। एंड एज वी स्पीक पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जो हैं वो गिर कर 24.5 अरब से गिरकर अब $20 अरब पर आ चुकी हैं। सो ओवरऑल $5 अरब का हमें धचका भी पड़ा है। तो एक्सपोर्ट्स भी गिर रही हैं, हमारा जो ट्रेड इम्बैलेंस है इन तमाम ममालिक के साथ वो भी बढ़ता हुआ हमें नजर आ रहा है और ओवरऑल जो मसाइल हैं हमारी इंडस्ट्री के, हमारी ट्रेड के, वो भी बहुत हद तक बढ़ते जा रहे हैं। सो बुनियादी नुकता ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है, इन 84 ममालिक के साथ हमारा ट्रेड इम्बैलेंस नेगेटिव क्यों है, पॉजिटिव क्यों नहीं है, और ये तजारती खसारा जो हर साल एवरेज $22 अरब आ रहा है ये क्यों है। ऐसा नहीं है कि इससे पहले दूसरी हुकूमतों में हमारा तजारती खसारा नहीं रहा, वहां पर भी रहा था, लेकिन इस हुकूमत में हमने देखा कि हमारी ऑयल प्राइसेस इतनी तेजी से गिरी, तकरीबन 65% ऑयल प्राइसेस गिरने के बावजूद हमारा तजारती खसारा अगर $66 अरब आता है 3 वर्षों में, तो ये इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मसला मौजूद है। वो इन कंट्रीज को देखता हूं और उनका डेटा देखता हूं जो इस वक्त स्क्रीन पे चल रहा है कि सिर्फ चाइना, यूएस, सऊदी अरेबिया ही नहीं कि जहां पर हमारा ट्रेड इम्बैलेंस हुआ है, सर बहुत सारे ऐसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं जिनके साथ हमने वहां से ज्यादा इंपोर्ट्स की हैं और हम उन्हें एक्सपोर्ट्स नहीं कर पाए। आप जैसे देखें, इसमें रवांडा है, इसमें ज़ैम्बिया है, इसमें कीनिया है, इसमें बुरुंडी शामिल है, इसमें लाइबेरिया शामिल है, सर्बिया शामिल है, माली शामिल है। तो ऐसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज भी शामिल हैं कि हम जिनको एक्सपोर्ट्स ही नहीं कर पाए। तो सर ये चीज क्या रिफ्लेक्ट करती है? मुझे एज स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स मुझे तो सर लगता है कि हमारी इंडस्ट्री में अब वो सकत नहीं रही, वो वैल्यू एडिशन नहीं रही, वो स्किल डेवलपमेंट जो हमने करनी थी, जो हमने शिफ्ट करना था टेक्सटाइल एक्सपोर्ट से दूसरी एक्सपोर्ट्स की तरफ, वो भी हमने नहीं किया। तो मुझे तो ये लग रहा है आज ये देखकर इन तमाम कंट्रीज को देखते हुए कि सिर्फ एडवांस कंट्रीज ही नहीं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को भी हम कुछ नहीं बेच पा रहे। आपने 100% सही कहा है। एक्चुअली इंडस्ट्री तो हमारे यहाँ लग ही नहीं पा रही है, नई इंडस्ट्री तो, और हमें जो एक्सपोर्ट अपनी बढ़ानी चाहिए थी, हम जब आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है तो आप इंडस्ट्री क्या करें। और जो मुल्कों के आपने नाम लिए, यहाँ से हम बहुत सारी जगहों से मुख्तलिफ रॉ मटेरियल खरीदते, हम रबर खरीदते। अगर आप मलेशिया और इधर उधर देखें, इन कंट्रीज में देखें तो ट्रेड डेफिसिट बहुत बड़ा नजर आएगा आपको, क्योंकि वहाँ से हम पाम ऑयल इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो मुख्तलिफ जगहों से हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। और जो हमारे अपने मुल्क के रिसोर्सेज है, हमारे अपने मादनियात हैं, मिसाल के तौर पर अब कोल की, अब हम एक्सप्लोर कर रहे हैं थर के कोल को, जो हमें आज से 10-15 साल पहले कर लेना चाहिए था। इस तरह संदिग्ध के प्रोजेक्ट से बहुत सारे बलूचिस्तान में, जो आज तक हम इसको मैच्योर कर ही नहीं सके। तो इस बात में कोई सेकेंड थॉट नहीं है कि जो चीज़ें हमें अपने मैदानियात, हमें अपनी इंडस्ट्री को फ़रोग देना चाहिए था, हम आज 50 साल या 100 साल पीछे हैं। इसके मुकाबले में अगर आपने पड़ोसी ममालिक को देखें तो वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं, इसमें मतलब वो नहीं है। और अभी भी अगर आप बिजली का बहरान पे काबू पालेंगे तो एक बहुत बड़ा बहरान जो मैंने आपसे गुजारिश की वो है पानी का बहरान। पानी के बहरान में अभी तक हम एड्रेस कर रहे हैं कि हमें जो डैम्स बनाने हैं, अगर वो डैम्स हम बनाएं तो उससे लेकिन सर इसका भी तो बताएं ना कि हम जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को भी हम जो अपनी चीजें नहीं बेच पा रहे, इसका मतलब हमारे पास प्रोडक्ट्स ही नहीं है बेचने के लिए। जी हमारे पास ही कुछ नहीं है। हम क्या चीज मैंने आपको कहा, आप सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट बेच रहे हैं, आप स्पोर्ट्स गुड्स बेच रहे हैं,
आप गारमेंट बेच रहे हैं, अच्छा जिन कंट्रीज का आप नाम ले रहे हैं वहाँ गारमेंट्स नए इंपोर्ट नहीं होते, वो तो पुराने गारमेंट जो है मुख्तलिफ डेवलप कंट्री से इंपोर्ट कर लेते हैं और वहाँ से हम मुख्तलिफ रॉ मटेरियल जो है वो खरीद रहे हैं। तो वहाँ वी कांट डू एनीथिंग। हमारी इंडस्ट्री तो अभी कुछ भी नहीं है, हमारी इंडस्ट्री सिसक रही है, हम लोकल डिमांड जब पूरी नहीं कर पा रहे। आपने देखा हमारा इंपोर्ट बिल इतना बड़ा हुआ है कि हम लोकल डिमांड नहीं कर सकते, तो व्हाट वी विल एक्सपोर्ट। और आपको मैं खास तौर पे ये भी निशानदेही करूं कि हम बात करते हैं एक्सपोर्ट की, हमारी कॉटन की जो प्रोडक्शन है, मैं रॉ कॉटन की बात कर रहा हूँ एग्रीकल्चर साइड पे, वो भी हमारी लास्ट ईयर 15 मिलियन बेल थी, जो अब गिर के 9.8 मिलियन बेल आ गई है। इसका मतलब ये है कि हम अपनी एक्सपोर्ट जो है कॉटन से लेके गारमेंट तक एक्सपेंसिव भी होगी, मार्केट से भी बाहर होंगे, प्लस हमारे पास प्रोडक्शन कम होगी। और हम अब अपनी कॉटन जो हम पहले एक्सपोर्ट किया करते थे, अब हमें कॉटन यार्न जो है शायद इंपोर्ट करनी पड़ेगी। वेरी राइट। और सर दूसरा एक और भी तो मसला हुआ कि इस दफा एग्रीकल्चर की ग्रोथ ही नहीं हुई, वो नेगेटिव ग्रोथ हुई है। तो $2-2.5 अरब जो हम अपनी लो ऑयल प्राइसेस और बेहतर एग्रीकल्चर की पॉलिसी करके वैल्यू एडिशन करके जो कमा सकते थे वो भी हमने गंवा दिया। देखिए तो सर एग्रीकल्चर भी नेगेटिव हो गया, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स, बिजली के बहरान, आलमी जो कसाद बाजारी उसकी नजर हो गया, और दूसरी तरफ आप देखें लो ऑयल प्राइसेस का भी फायदा नहीं उठा पाए। तो सर आप समझते हैं कि अगर अच्छे विजन के साथ, अगर अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ हम ये सब करते जो आप फरमा रहे हैं, तो इन 84 ममालिक में से कम 50 ममालिक के साथ हमारा ट्रेड बैलेंस पॉजिटिव तो होता। आपने सही कहा, बेसिकली हमें अपनी एक्सपोर्ट से तवज्जो देना है। मैंने फिर आपसे कहा एक्सपोर्ट जब बढ़ेगी जब हम वैल्यू एडिशन में जाएंगे, वैल्यू एडिशन में जब जाएंगे जब हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद होगा, क्योंकि हमारे पास बेस ही नहीं है। तो लिहाजा वो बेस बन रहा है, अल्लाह करे वो बेस बन जाए। और उसके बाद लेकिन जब बेस बन रहा है तो उसके साथ साथ जो हमारे पास कॉटन जो बेस हमारी है हमारी वो खराब हम कर रहे हैं। हम सारी सब्सिडी जो है वो इस वक्त शुगर केन को दे रहे हैं। देखिए जो हमारा ये मुल्तान बेल्ट है, सराय की बेल्ट, हमारी कॉटन यहाँ बेस्ट होती है और हील्ड इसकी बड़ी अच्छी है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ आपने कहा कि एग्रीकल्चर में कोई ग्रोथ नहीं है, हमारे यहाँ कोई कदम नहीं उठाया गया कि हम अपनी हील्ड को जो है वो बढ़ाएं और प्रोडक्शन जो हो वो ज़्यादा हो, ज़्यादा उसमें भी तवज्जो नहीं दी। और फिर सोने में सुहागा ये है कि जो हमारी कॉटन बेल्ट थी सारी, जैसे मैं जिक्र कर रहा था, आज वहाँ कॉटन की बजाय, क्योंकि कॉटन में लोगों को नुकसान हुए, तो वो कॉटन की जगह अब शुगर केन ने ले ली है और वहाँ पर शुगर मिलें जो है वो बननी शुरू हो रही है। इससे हमें और नुकसान। तो सर एज पाकिस्तानी अभी 6 सितंबर भी हमने मनाया और बड़ा हमने प्राउड फील किया। अच्छी बात है, हमें जो है उस जज्बे को मजीद मल्टीप्लाई करना चाहिए और अपने रिसोर्सेज, अपनी पाक अफवाह शोदा पे हमें भरोसा भी है, हम ज़्यादा प्राउड भी फील करते हैं। लेकिन सर ये जो गरीब ममालिक हैं, ये आप देखें रवांडा से लेके ये माली, ये बल्गारिया, ये लाइबेरिया, ये सर्बिया, ये चाड, ये बुरंडी, ये तमाम ममालिक को हम चीज़ें क्यों नहीं बेच पा रहे? सर आपने फरमाया हमारे पास चीज़ें नहीं हैं, हमारे पास प्रोडक्ट्स नहीं हैं, हमने बेस नहीं किया। तो क्या आज 3 बरस गुजरने के बाद मौजूदा दौरे हुकूमत में कोई हमारे पास कोई ऐसी पॉलिसी है वफाकी हुकूमत की, सिंध की, पंजाब की, KPK की, कि यहाँ पर हम लोकल इंडस्ट्री को सपोर्ट करें, उसको धक्का लगाएं ताकि वो अगले 2 साल बाद, अगले 5 साल बाद इन ममालिक को एटलीस्ट हम ज़्यादा चीज़ें बेच सकें? कुछ आपको नज़र आता है? क्योंकि आप बेहतर तौर पर इंडस्ट्री को समझते हैं, पॉलिसी को समझते हैं, ताजरों को भी समझते हैं, उनमें कितनी सख्त है, कितनी जान है। आप कैसे एनालाइज करें? देखिए मैं, आपने कहा 6 सितंबर बनाया हमें यौम दिफा, मैं आपसे बड़ी सच्ची बात कहूँ, वो ज़माना गुजर गया जब जंग जो है वो हथियारों से लड़ी जाती थी। आज हम उस दौर में हैं जहाँ इकनॉमिकल वॉर होती है। आपने देखा रशिया के पास हर चीज़ जो है मौजूद थी, सारे हथियार मौजूद थे, कितने एटम बम के पास थे, लेकिन जब वो टूटने पे आया तो वो टुकड़े टुकड़े हो गया। क्योंकि उनकी इकोनॉमी जो है वो कमज़ोर हो गई थी। अगर आज हमने इस मुल्क को कमज़ोर करना है, एक ताजिर, एक इंडस्ट्रियलिस्ट, आज वो इस मुल्क का फौजी है, और अगर वो मेहनत करेगा, अगर इस मुल्क को इकोनॉमिकली फ़ायदा पहुँचाएगा तो मुल्क जो है वो मजबूत होगा। तो हम भी इतने ही इसमें शरीक कार हैं उस मुल्क की इकोनॉमी को अच्छा करने के लिए, जितना एक फौज जो है वो डिफरेंट, हर बंदा कंट्रीब्यूट करे, हर बंदा इस पर कंट्रीब्यूट करे। थैंक यू वेरी मच सर। ये क्या कहेंगे, 84 ममालिक के साथ हम, हमारा ट्रेड इम्बैलेंस नेगेटिव, 3 वर्षों में $66 अरब की हमने इंपोर्ट्स की हैं, अभी तक हम पॉजिटिव साइड पर आ नहीं सके, ऑयल प्राइसेस नीचे थी, फायदा नहीं उठा सके। सर ये क्या है? देखिए ये जिस तरफ आप निशानदेही कर रहे हैं ये कोई नया इशू नहीं है। ये जब से मुल्क बना है डेफिसिट हमारा बढ़ता चला जा रहा है,
और हम बहुत सारे आइटम जो हैं वो इंपोर्ट करते हैं। हमारा सबसे बड़ा जो आइटम इंपोर्ट है डेट इज़ ऑयल प्राइसेस। आपने बिल्कुल 100% सही कहा कि पिछले दिनों ऑयल प्राइसेस बड़े ड्रास्टिकली गिरे, लेकिन उसके साथ साथ हम अब पहले तो हम इंपोर्ट पे आ गए कि हम इंपोर्ट क्या करते हैं। हम तकरीबन सारा सिवाय पाकिस्तान की बैकबोन जो है वो कॉटन है। हम कॉटन मुख्तलिफ सूरतों में एक्सपोर्ट करते हैं। हम पहले रॉ कॉटन भी करते हैं, फिर यान भी करते हैं, फिर ग्रे क्लॉथ भी करते हैं, फिर वैल्यू एडिशन भी करते हैं, फिर हम फाइनली गारमेंट्स भी करते हैं। ये तो हमारा एक बेसिक बैकबोन हो गया। इसके अलावा जब हम इंपोर्ट करते हैं से लेके और हवाई जहाज़ तक हर चीज़ हम इंपोर्ट करते हैं हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ आज की तारीख तक इंडस्ट्री को वो फ़रोग़ हासिल नहीं हुआ जो होना चाहिए था कि ताकि हम वैल्यू एडिशन में जाते और हम एक्सपोर्ट की तरफ जाते। हमारी जो बेसिक कंसंट्रेशन है वो या तो कॉटन है, उसके बाद हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है लाइक राइस, हम राइस को एक्सपोर्ट करते हैं। कुछ हमारे अगर आप वो देखें, हम स्पोर्ट्स गुड्स जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं, हम सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एक्सपोर्ट करते हैं, हम कार्पेट एक्सपोर्ट करते हैं, कि वो आइटम है जो बड़े नेग्लिजिबल हैं अगर आप इंपोर्ट के तनासब से उसको देखें। तो हमने बेसिकली अपनी इंडस्ट्री को फ़रोग़ नहीं दिया। आज आप देखिए पाकिस्तान को आज़ाद हुए हुए कितने साल हो गए, हम आज तक अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हम वो नहीं बना सके। आज हम बिजली में खुद कफील हो जाएंगे, अल्लाह करे ऐसा हो जाए, और ज़ाहिर लग भी रहा है। हमारे पास जो सबसे बड़ी शॉर्टेज है, उसके बाद आप डिफरेंट एरियाज में आ जाएँ, 90% इंडस्ट्री जो है वो नहीं चल सकती। आज तक हमने पानी की स्टोरेज नहीं रखी हुई, क्योंकि वो आता है कि पानी सैलाब की सूरत में आता है, तबाहियाँ बर्बादियाँ भी फैलाता है, और वो सारा पानी जो है वो जाके समुद्र में गिर जाता है। हम उसको स्टोर करने, और हर साल यही हो रहा है जी, हम आज तक उसको स्टोर करने के लिए जो डैम्स हमें बनाने चाहिए थे, जो हमारा मुल्क का जो पिछले 67 साल में जो विजन होना चाहिए था, अनफॉर्चुनेटली वो हम उस पर अमल दरामद नहीं कर सके। तो हमारे अपने जो रिसोर्सेज हैं वो तो हम ज़ाया करते हैं। जब हम अपने रिसोर्सेज ज़ाया करेंगे तो ऑब्वियसली वो चीज़ें जो आपको चाहिए वो आप इंपोर्ट करते हैं। हमारे लिए जो सबसे बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट था वो है जो हमारे लोग बाहर काम करते, जो हमारी जिसको हम इनविजिबल अर्निंग में कहते हैं कि जी मुल्क में वो सरमाया डॉलर्स में कमा के वो मुल्क को भेजते, और ये ट्रेड डेफिसिट जो है वो उससे पूरा हो रहा था 18 से लेकर के और वो 19 तक जो है बिलियन डॉलर जो है वो इस मुल्क में आया था। तजारती खसारा जो है वो उसको काफ़ी हद तक तो रेमिटेंसेस सपोर्ट कर रहे होते थे बहुत बड़े गहरे तरीके से, उनमें हमारे लिए बड़ा प्रॉब्लम बनता, और आज भी प्रॉब्लम हो अगर ये फॉरेन रेमिटेंसेज जो है हमारे ना है। लेकिन अब जो आगे आने वाला वक्त आ रहा है वो बहुत ख़राब और बड़ा अलार्मिंग है। दो तरह से अलार्मिंग है। एक तो ये कि मैं समझता हूँ कि हमारा जो ऑयल प्राइसेस है वो ऊपर जाने से हमारा तजारती खसारा जो है वो डेफिनेटली बढ़ेगा, क्योंकि ऑयल प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं। अच्छा सर, फ्यूचर की हम बात करेंगे। ये आपने बहुत बुनियादी नुक्ता बताया कि जो लाइफ लाइन थी, जो लाइफ ब्लड था जिसकी वजह से इकोनॉमी चल रही थी, वो फॉरेन रेमिटेंसेस थे। तो अब वो भी उस तरह से सपोर्ट नहीं कर रहे। मैं उसी पर बता रहा हूँ। अब हमारा आपने देखा अभी लेटली सऊदी अरब में क्राइसिस चल रहा है और हमारे पाकिस्तानी काफ़ी, और इस वक्त हर जगह पर चूँकि कमोडिटी प्राइसेस पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा गिरे, हमारी एक्सपोर्ट जो गिरी है उसकी एक बहुत बड़ी वजह है। शायद इन टर्म ऑफ क्वांटिटीज़ हमारी एक्सपोर्ट ना गिरी हो, बट इन टर्म ऑफ डॉलर्स डेफिनेटली हमारी एक्सपोर्ट जो है वो 24 से 21 पे या 24.5 से 21 तक आ गई है। तो वो डॉलर जो है वो इसकी वजह से मुल्क हर जगह के ऊपर लोग जो है अब वो अपनी लोकल डोमेस्टिक एम्प्लॉयमेंट को तरजीह दे रहे हैं, क्योंकि हर मुल्क ही चाहता है कि उसके यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट जो है। तो सर ये जो नुकता आप हाईलाइट किया आपने, तो आपको नहीं लगता कि ऑयल प्राइसेस अगर 65-70% गिरी हैं और हमें बेनिफिट हुआ है 4-4.5 अरब डॉलर का कि हमने ऑयल इंपोर्ट्स कम की, लेकिन उसके बावजूद 4-4.5 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स गिर जाना, ये कितना बड़ा झटका है एज इंडस्ट्रियलिस्ट, और आप जो इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये कितना बड़ा झटका है पाकिस्तान? नहीं, झटका डेफिनेटली है, लेकिन ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है। दुनिया में जितने ममालिक हैं इन टर्म ऑफ डॉलर सबकी 95% एक्सपोर्ट जो है लोगों की कंट्रीज़ की, वो एक्सपोर्ट जो है वो गिरी है। चाहे आप बांग्लादेश की मिसाल ले लें,
चाहे आप इंडिया ले लें, चाइना ले लें, अमेरिका ले लें, हर क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस जो है वो गिरी है। हमें क्या इसको अवेल करना चाहिए था कि जो हमारे पास ये फॉरेन करेंसी में जो रेमिटेंसेस आ रहे थे, हमें अपनी इंडस्ट्री को फरोग देना चाहिए था। और आज ये एड्रेस करें कि जी हम बिजली पे काबू पा लेंगे, हमारी इंडस्ट्री जो, देखिए कोई इंडस्ट्री 24 घंटे चलती है, अगर आप उसको 12 घंटे या 16 घंटे चलाएंगे तो वो वायबल नहीं होती, लिहाजा वो इंडस्ट्री जो है वो बंद हो जाती है। और आज WTO के एग्रीमेंट के बाद हम WTO के उसके सिग्नेटरी हैं और उसके तहत एक ग्लोबल विलेज में रहते हैं, जहाँ से पूरी दुनिया में कोई चीज़ सस्ती मिलती है तो वो हम इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट टैरिफ जो है एक ज़माने में 100 और 200% होता था अपनी लोकल इंडस्ट्री को बचाने। अच्छा सर, सर मुझे ये बताएं कि जब सरकारी दौर हुकूमत में ऑयल प्राइसेस बहुत ऊपर थी और इकोनॉमिक क्राइसिस भी आया, उन्होंने रिफॉर्म्स भी नहीं की, करप्शन एक अलग कहानी है, लेकिन इकोनॉमी को हिट पड़ी, तो जब दूसरी हुकूमत जब आ रही थी और तब ऑयल प्राइसेस गिरना भी शुरू हो रही थी, तो क्या आप नहीं समझते कि मौजूदा दौर हुकूमत में इसहाक डार साहब, प्लानिंग कमीशन, एहसन इकबाल साहब, उनको इसके लिए प्रिपेयर होना चाहिए था कि अगर ये ऑयल स्पाइरल जो है वो चेंज होता है, इसका साइकिल 8-10 साल बाद जब चेंज होता है और ऑयल प्राइसेस गिरेंगी, तो हमें किस तरह की इंडस्ट्री चाहिए, हमें किस तरह की कैपेसिटी चाहिए, हमें किस तरह की प्रिपेयर्डनेस चाहिए? आप समझते हैं कि ये होना चाहिए था जो नहीं हुआ? देखिए मैं आपको बताऊं कि ये प्रिपेयर्डनेस जो है ना, ये साल 6 महीने में इन चीज़ें नहीं बनती हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप कोई डैम बनाने जाएं या आप बिजली बनाने के लिए जाएं तो इट नीड्स लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़। हमारे यहाँ पिछले कई सालों से लॉन्ग टर्म पॉलिसी का फुकदान रहा। कोई भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है वो चूँकि अपना टेन्योर पूरा कर ही नहीं पाती और वो सोचती नहीं थी कि हमारा टेन्योर जो है वो पूरा होगा, तो दे वर ऑन शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ पे कोई नहीं गया। अगर किसी ने लोन भी लिया तो वो ये सोच के लिया कि ये अगली गवर्नमेंट आएगी वो सोचेगी हाउ टू पे। तो ये जो चीज़ें थी ये प्रॉब्लम थी और प्रॉब्लम है। तो जो तमाम दौरे हुकूमत में मसाइल रहे वो इस दौरे हुकूमत में भी हैं। बिल्कुल है, तो इसका मतलब विजन लैक करता है। लेकिन इसमें इन्होंने एक चीज़ अच्छी बज़ाहिर अभी ये हुई है, अभी इसके रिजल्ट्स आने शुरू नहीं हुए, लेकिन चीज़ें बज़ाहिर नज़र ये आ रही हैं कि इन्होंने मुल्क में जो एक एनर्जी का बुरान था उसको इन्होंने एड्रेस किया। आप समझ रहे हैं 2018 तक, देखिए 2018 सर पे आ गए, 1.5 साल रह गए, 1.5 साल रह गए, 1.25 साल रह गए, तो 2018 तक अगर ये बिजली के बुरान पे काबू पा लेते हैं तो मैं समझता हूँ